धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पे आज आप सारे लोग भारी मात्रा में उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारे जो बाकी और वरिष्ठ माननीय गण हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, श्री प्रमोद मुतालिक जी, एडवोकेट रविंद्र घोष जी, श्री गंगाधर कुलकर्णी जी, श्री चारुदत्त पिंगले जी, डॉक्टर कोनराड एल्स जी, रंजीत सावरकर जी, माननीय रमेश शिंदे जी, पोन्नू स्वामी जी, विठल चौधरी, अग्निशेखर जी, राहुल कौल, पनुन कश्मीर की पूरी टीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सारे लोगों को एक हमेशा एक याद दिलाने की एक ये चेष्टा है कि किस तरह से यहाँ पे आज ही के दिन भीषण नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। उसको आप चाहे शहीद दिवस कह लें, जेनोसाइड कह लें, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर उसका एंड रिजल्ट एक ही है जो मैं समझ पाया हूं, बिना कोई लाग लपेट के अगर बात कही जाए, कि यहाँ पे हिंदू मारा गया। अब मैं आपको एक घटना जो मैंने बचपन में ऑब्जर्व की कश्मीर की, उससे अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मेरे पिताजी श्री हरिशंकर जैन साहब लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और 1989 की घटना है। 1989 में जब हाईकोर्ट का अवकाश हुआ, वेकेशन हुआ, तो मेरे पिताजी और मेरी माँ एक और साथी के साथ कश्मीर घूमने के लिए आए थे और ऐसी घटना हुई कि जिस तरह से यहाँ पे मेरे पिताजी के साथ, हमारे परिवार के साथ जिस तरह से यहाँ पे बदसलूकी की गई। मेरे पिताजी तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, काफी लंबा टीका लगाते हैं। तो शिकारे पे थे वो, तो उनको बोला गया कि यहाँ पे ये अलाउड नहीं है और उनका माथा कवर कराया गया कि अगर आप माथा कवर करोगे तभी आप यहाँ पे अलाउड हो, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ। और अगले दिन जो मैं काफी छोटा था और जो एक कफ सिरप होती, बच्चों की जो दवाई होती है, वो जरा सी बेड पे गिर गई थी, तो उसको भी अभद्र भाषा, अलग अलग गंदी गंदी बातें बोल के उसके लिए भी मतलब जिस तरह से मतलब भद्दी चीजें की गई। तो कश्मीर का एक्सपीरियंस 1989 की घटना बता रहा हूं, उसके बाद ही यहाँ पे मिलिटेंसी भारी मात्रा में शुरू हो गई। और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आपने जम्मू कश्मीर आप घूमने गए थे और जो बैसरन वैली है जहां पे अभी पहलगाम का हत्याकांड हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने उस समय सेंस कर लिया था कि यहाँ पे एक बहुत भारी घटना होने जा रही है, और वही हुआ। आज पनुन कश्मीर से माननीय राहुल कौल जी से, विठल चौधरी जी से, माननीय श्री अग्निशेखर जी से मैं और मेरे पिताजी विगत 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सारे लोगों की आवाज के लिए हमने स्वयं एक कार्यक्रम 2016 में लखनऊ में आयोजित किया था और वहां पे लखनऊ में भी एक कश्मीरी मोहल्ला है, उन सारे लोगों को भी वहां पे सब लोग आए थे, डॉक्टर चारुदत्त पिंगले साहब, सारे लोग आए थे। और हमेशा से शुरू से दर्द रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे भीषण हत्याकांड किया गया है और इसकी आज तक कभी कोई चर्चा नहीं होती है। लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, ब्रिज और पुल्स बनते चले जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, पर संपूर्ण डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर के हिंदू जो यहां पे मारे गए हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम सारे लोग जानते हैं समस्या क्या है, किस तरह से यहाँ पे भीषण हत्याकांड हुआ, चले गलेव और गलेव के नारे लगे, किस तरह से हमारी माता गिरजा टिक्कू को आरे में रख के काटा गया, किस तरह से रेप किया गया, किस तरह से जांघों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के जो निशान है वो घोंपा गया। ये सारी चीजें हम लोग को पता है, उस दर्दनाक बात को दोहराने का समय नहीं है। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि अब हमारी आगे की रणनीति क्या हो, कॉल फॉर एक्शन, हमें आगे क्या करना है। बहुत
विगत 35 सालों में हम लोग रो लिए, दुख मना लिया, कितने लोग भूल गए, कितने लोग के दिलों में अभी भी वो दर्द आज भी विराजमान है, पर आगे क्या करना है। तो मैं कल हम सारे लोग बैठे थे, माननीय अग्निशेखर जी, डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, रमेश शिंदे जी, सारे जितने लोग यहाँ पे आए, हम सारे लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अभी आप सब लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का केस चल रहा था, और राम मंदिर की केस की हियरिंग के दौरान जो देश के बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं बड़े वकील की श्रेणी में आते हैं, डॉक्टर राजीव धवन साहब, उन्होंने राम मंदिर का नक्शा 5 जजों के सामने फाड़ के फेंक दिया। तो मैंने, जब मैं रात में उस दिन अपने घर पे गया, तो मैं और पिताजी डिस्कस कर रहे थे कि ये शक्ति, ये ताकत कहां से आ रही है। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने नक्शा फाड़ के फेंकने की, और वो ताकत राजीव धवन की नहीं थी, वो ताकत उनके पीछे वो लोग जो बाबरी मस्जिद के साथ खड़े हुए हैं, वो उन लोगों की ताकत थी। उसी तरह से आज हम लोग बहुत जल्दी कोर्ट में कोई मामला खारिज होता है तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कोर्ट के अंदर जाने के लिए हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा एक डर है। पर आज मुझे ये बताइए कि जब सिख हत्याकांड हुआ, सिख दंगे हुए 1984 में, आज उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है, और जो 1990 में हमारे यहाँ पे कश्मीरी भाइयों के साथ भीषण नरसंहार किया गया, उसके लिए कोई कमीशन क्यों नहीं गठित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, और देखिए मैं आपको बात बताऊं, हम लोग का जो समाधान है ना, बहुत सरल है। अगर मैं इसको एक वकील के रूप में आपके सामने बात करूं, भावनाओं को एक मिनट अलग कर दीजिए। मुझे एक टाइपिस्ट चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, मुझे रमेश शिंदे जी चाहिए, मुझे राहुल कौल जी चाहिए, और मुझे 5-10 लोग चाहिए जिनके पास रियल डेटा और फैक्ट्स है। मैं आपके सामने यह गारंटी ले रहा हूं कि न्याय आपको मिलकर रहेगा। हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए, और इसको थोड़ा सा मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। अभी उदयपुर फाइल्स की हम सारे लोगों ने घटना देखी। उदयपुर फाइल्स का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी अभी हम अर्जेंट हियरिंग नहीं करेंगे। उसके बाद वो मामला जमियत उलमा हिंद के जो हेड हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाम के 7 बजे तक सुनवाई की, और शाम को 7 बजे स्टे कर दिया। इस बात में, इस कहानी में जो मूल बात है वो ये है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। और अगर आपको आज पनून कश्मीर की मांग को, और आपके साथ जो भीषण अत्याचार हुआ है, अगर आपको उसको राष्ट्रीय परिवेश में सारे लोगों की आकर्षण का केंद्र बनाना है, तो आपको कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटाते रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोर्ट जाएंगे तो पहले दिन ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। हो सकता है कि आपकी याचिकाएं खारिज होती रहें, पर मैं ये बात आज इस मंच से बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूं कि अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे, तो आपका जो मैटर है उसमें सुनवाई होगी और आपको न्याय मिलेगा। इसको एक और उदाहरण देता हूं। जब हमने ज्ञानव्यापी का केस दायर किया 2020 में, तो मैंने अपने पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब से कहा कि अब ये ऑलरेडी एक मुकदमा 1991 में चल रहा है, और अब वहां पे आप दायर कर रहे हैं मुकदमा, इससे क्या मिलेगा। तो उन्होंने मुझसे काफी रिसर्च करके मेरे साथ साझा किया। उन्होंने कहा, देखना जब मैं केस दायर करूंगा तो क्या होगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही। आपने देखा कि जब हम लोग ने ज्ञानव्यापी में केस दायर किया, तो वहां पे किस तरह से वजू टैंक में शिवलिंग बरामद हुआ, किस तरह से वहां पे ASI सर्वे हुआ, किस तरह से वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ। इसी तरह से अगर संभल का मामला देखा जाए तो 19 नवंबर और 24 नवंबर को वहां पे सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में दाखिल है। भोजशाला का केस कोर्ट में फाइल किया, उसमें 98 डेज का ASI का सर्वे हुआ, और सर्वे के माध्यम से सिद्ध हो गया कि ये मां सरस्वती का मंदिर है। इसी तरह से ताजमहल, कुतुब मीनार, टीले वाली मस्जिद, अलग अलग जगहों पे केस दायर हुए, और कोर्ट में ये सिद्ध होता चला जा रहा है कि ये हमारी देवी देवताओं के मूल स्थान है। अगर हम कोर्ट नहीं जाते आज, तो आज एक सभ्य समाज के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में और कौन सा माध्यम है अपनी आवाज रेज करने का।
आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं पिछले 35 सालों से, और विगत इतने सालों से आज हम लोगों ने यहाँ पे कानून कश्मीर की पूरी जर्नी देखी। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, राम मंदिर का जब पूरा आंदोलन चल रहा था, तब उसमें हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था, ब्लड सिग्नेचर कैंपेन। उसी तरह से उसमें आज हम सारे लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्शन टेकन बात कर रहा हूं, हम सारे लोग, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो यहाँ पे डेटा चाहिए, एकदम मैं आपको एक्शन टेकन बात बता रहा हूं, हम लोगों को डेटा चाहिए कि किस तरह से कितने लोग आज विस्थापित हैं, उनके क्या परिवार हैं, वो कहां पे रह रहे हैं, वो 5 लाख लोगों की सूची क्या है, और ये जो कानून कश्मीर का डिक्लेरेशन है कि हमें वापस यहां पे स्थापित किया जाए, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए, और जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, इसके लिए एक कमीशन बने और इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए। ये सारे काम हो सकते हैं, पर ये सारे काम इस कार्यक्रम के बाद, ताली बजाने के बाद, नारा लगाने के बाद, जब हम अपने घर चले जाएं, वहां पे चुप नहीं बैठना है। वहां पे आपको, हम सारे लोगों को एक कोर टीम बना के इसको आगे तक ले जाना है। मैं आपके सामने एक दृश्य रखना चाहता हूं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में अभी वफ की हियरिंग आप सब लोग ने देखी हुई, वफ की हियरिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वफ का ये कानून सरकार लाई, 100 से ऊपर याचिकाएं, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स के आधार पर बोल रहा हूं, 100 से ऊपर याचिकाएं कोर्ट में आ गई और यह बोला गया कि इस वफ कानून को रोक लगाई जाए। और जब ये पूरी जेपीसी के सामने मामला चल रहा था, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्यूआर कोड की वॉर चल रही थी, और सारे लोग क्यूआर कोड के माध्यम से अपने अपनी राय, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। और जब वफ की हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको मंजर बता रहा हूं, पूरा सुप्रीम कोर्ट का परिसर, जो हमारे पुरानी दिल्ली से भाईजान लोग आते हैं, उनसे पूरा भर गया था, और एक ऐसा प्रेशर बनाया गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लॉ का वायलेशन किया गया, और जो वफ का कानून था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। पर आज हम और आप ये माहौल क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? इस देश में ये अजीब विडंबना है, मैं देख रहा हूं कि हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, और आज बहुसंख्यक जो है वो आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार मांग रहा है। आज एक अजीब विडंबना है कि हम इस देश में मेजॉरिटी होने के बाद भी, आज मैं यहाँ पे जम्मू में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ पे 25,000 भाई रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, उनको उनका न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यह है कि न्याय के लिए हमेशा हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं। न्याय के लिए आपको बराबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको लीगल रेमेडीज भी लेनी पड़ेंगी। यह सबसे बड़ी समय की मांग है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेव कल्चर सेव भारत के फाउंडर हैं श्री उदय माहुरकर जी, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ऑब्सनिटी के ऊपर। जिस तरह से आज मोबाइल फोन्स पे और सोशल मीडिया पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आज जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो गंदी गंदी रील्स आ रही हैं, और जो हमारे बच्चों को जो अभद्र कंटेंट आ रहा है, जो उसको परोसा जा रहा है। पिछले 1 साल से हम लोग ने काफी मीटिंग की, माननीय रमेश शिंदे जी भी थे उसमें, सारे लोग इन्वॉल्व थे, और अलग अलग ज्ञापन दिए गए, पर उस मामले में कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट का काफी एक हिचक थी, जब हम लोग कोर कमेटी में बैठते थे, बात करते थे, चर्चा करते थे, काफी एक हिचक थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए कि ना किया जाए, अगर करेंगे पिटीशन डिसमिस हो गई तो क्या होगा। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने खड़े होकर कहा कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप इसमें नोटिस जारी करिए और आप इस केस को मॉनिटर करिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप मार्केट में आएंगे नहीं, जब तक आप कोर्ट में आएंगे नहीं, क्या आपका सरकार विरोध कर पाएगी? आज मुझे बताइए। आज अगर कानून कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि हमें हमारा होमलैंड चाहिए और हमें यहां पे जेनोसाइड हुआ है, क्या केंद्र सरकार इसका विरोध कर सकती है? एक ही जवाब है, नहीं कर सकती है। पर आज हमारे अंदर एक कोऑर्डिनेशन की कमी है, हमारे अंदर एक अप्रोच की कमी और एक डर है कि अगर हम कोर्ट गए, मैटर खारिज हो गया तो क्या होगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आज भी तो खारिज ही है आपका मैटर। आज अगर आप कोर्ट नहीं गए हैं और कोर्ट से खारिज भी हो गया, तो जिस स्थिति पे आज हम हैं, क्या उससे नीचे चले जाएंगे? जो आज हमारी सिचुएशन है वो वैसे ही रहेगी। पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आप लोग की कहानी है, दुख दर्द है, इन सबको डॉक्यूमेंट करिए, इन सबका एक लीगल रिकॉर्ड बनाइए, और
आज हमारी जुडिशरी में 1528 में जो बाबर ने विध्वंस किया राम मंदिर का, आज उसका न्याय मिला। आगे चल के आने वाले समय में ज्ञानव्यापी का न्याय मिलेगा, संभल में न्याय मिलेगा, भोजशाला में न्याय मिलेगा। उसी तरह से आप सबको न्याय मिलेगा, पर न्याय के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और अपनी सारी बातों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। टाइम एंड अगेन खटखटाते रहना पड़ेगा। बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैं, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपनी सारी बात में। कल राहुल कौल जी से भी हमारा डिस्कशन हो रहा था और मैंने कल ये भी एक बात रखी है और वो मुझे पूरी उम्मीद है डिक्लेरेशन में भी आएगा। हम सारे लोगों ने देखा कि इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया। तो आज समय की जरूरत है कि जो उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया है उसी नैरेटिव में उनसे सवाल पूछा जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन जो वो देते हैं वो ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि अगर कोई किसी जगह मंदिर को विस्थापित करेगा, डिमोलिश करेगा, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 6 में। तो आज मैं जम्मू की इस धरती से सवाल पूछता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने मंदिर 15 अगस्त 1947 के बाद तोड़े गए, उनको वापस रेस्टोर करने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। यह भी हमारी मांग होनी चाहिए। देखिए, बात ऐसी है कि जब तक आप जुडिशरी में आएंगे नहीं और जब तक अपनी सारी बातों को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको रियल जस्टिस नहीं मिलेगा। मैं और मेरी पूरी लीगल टीम, हम जितने लोग हैं यहाँ पे, हिंदू जनजाति समिति के, सनातन संस्था के यहाँ पे जितने वरिष्ठ गण आए हैं, हम सारे लोग आपके साथ भावनात्मक रूप से हैं और रियल में, जिसे कहते हैं भाषण नहीं, ताली नहीं, नारे नहीं, रियल में कुछ काम करना चाहते हैं। हमारे हाथ आप अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी डॉक्यूमेंट से आप मजबूत करिए और आज का दिन याद रखिएगा। और जब ये लीगल जर्नी हम लोग शुरू रखेंगे उसको याद रखिएगा, बहुत जल्दी बहुत सारे काम कोर्ट के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से कोर्ट में आपकी बातों को लाके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सारे काम आज चल रहे हैं, कार्यक्रम भी ऐसे ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन भी ऐसे ही होता रहेगा, सरकार को जो ज्ञापन देना है वो भी वैसा ही होता रहेगा, पर जो इफेक्टिव डायरेक्शंस होने हैं उसके लिए भी हमें आर्टिकल 32 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारी देश की जुडिशरी ऐसी है, अगर आप इसको देखिए कि दही हांडी की हाइट कितनी हो, यह भी हमारी जुडिशरी ने एग्जामिन किया। महाराष्ट्र में डांस बार जब मुंबई में बंद हो गए थे तो उसको भी हमारी जुडिशरी ने एग्जामिन किया। जलीकट्टू सही है कि गलत है, इसको भी एग्जामिन किया गया। अरेस्ट को हाउस अरेस्ट में कन्वर्ट किया गया, इसको भी एग्जामिन किया। अर्बन नक्सल्स के सारे केस को भी एग्जामिन किया। तीस्ता सिटलवाड को भी बेल दी। जहांगीरपुरी के डिमोलिशन में भी तुरंत इंटरफियर किया गया। तो भाई हम और आप क्यों चुप बैठे हैं? हमें भी वहीं पे जाना चाहिए। और मैं वो मंजर आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज अगर दिल्ली में 10%, 5% हमारी माताएं बहनें और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाए पनून कश्मीर का, जागृति वहां से शुरू हो जाएगी। पर हम लोग को आगे आना पड़ेगा। आज अगर वक्फ के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट का पूरा कोर्टरूम भर दिया जा रहा है और वक्फ में स्टे लग रहा है, फार्म लॉस में स्टे लग रहे हैं, महाराष्ट्र आरक्षण पे स्टे लग रहा है, तो भाई हम लोगों ने क्या अन्याय किया है? आपके साथ जो अन्याय हुआ है इसको हमें चीख चीख के अलग अलग मंचों से, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के मंचों से बराबर बोलना पड़ेगा। और चेंज हम लोग ला सकते हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, हम सारे लोगों के अंदर ये काबिलियत है कि हम लोग चेंज ला सकते हैं। उस चेंज की दिशा में हर एक आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं करूंगा, जितने लोग कर सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाइए, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाइए, लोअर कोर्ट्स में याचिका लगाइए, पर बराबर अपनी लीगल रेमेडीज को एक्सरसाइज करिए। ये मेरी एक बात थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश के पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल की स्थापना की। पवित्र सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में करने का अर्थ था
कि यहां पे धर्म की राज की स्थापना करना, पर वो धर्म के राज की स्थापना करना तब तक पूर्ण नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग काशी का, मथुरा का, गौशाला का, अलग अलग मंदिरों की मुक्ति का अभियान तो हम लोगों ने चला रखा है, पर मैं ऐसा मानता हूं, जो मैंने अपनी एक सीमित दृष्टिकोण से इस पूरे को देखा है, जब तक कश्मीरी हिंदुओं का इशू सॉल्व नहीं होता और हमें वापस कानून कश्मीर नहीं मिलता, तब तक मुझे लगता है इन सारी समस्याओं का हल नहीं होगा। क्योंकि आज जो आपने कश्मीर में फेस किया है, आज ऐसी घटनाएं बंगाल में भी हो रही हैं। आज जो आपने कश्मीर में फेस किया है, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के कैराना में भी हुई। आज जो आपने कश्मीर में फेस किया है, ये अलग अलग देश के राज्यों में, जैसे कि अभी हमारे सीनियर सावरकर साहब ने बताया, ये मानसिकता घर कर चुकी है। और अगर इस मेंटालिटी को तोड़ना है तो सबसे पहले कानून कश्मीर जरूरी है। कश्मीरी जो हमारे हिंदू भाई हैं, जब तक वो यहाँ पे वापस स्थापित नहीं होंगे, इस मानसिकता से हम लोगों को निजात नहीं मिलेगा। आप सारे लोग आज यहाँ पे बहुत संजीदगी से इन सारी बातों को सुन रहे हैं, और भी बहुत वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं इतना बात कहना चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी वकालत और जितना मेरा ज्ञान है, मेरे और मेरे पिताजी का, हमारी पूरी टीम का, आप सारे लोगों के साथ है। हम सारे लोग एकजुट हों, हम सारे लोग आगे बढ़े, और वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग को न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे चलिव, रलिव और गलिव के नारे लगाए थे, आज समय आ गया है कि इस अन्याय को हम लोग चलिव, रलिव और गलिव कर दें।